सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर यूपी होमगार्ड के लिए एक और ब्रह्मास्त्र क्लास आपके सामने उपस्थित हो चुकी है। तो सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे क्योंकि क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह इस क्लास में हम यूपी जीके जीएस के साथ साथ अतिरिक्त जो जीके जीएस होता है वो भी पढ़ेंगे। साथ में अलग से हम इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, अर्थशास्त्र, पर्यावरण यानी कि जो भी आपके सिलेबस में दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम आज की क्लास को करेंगे। तो चलिए लेट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखेंगे पहला प्रश्न क्या है हमारा। ठीक, तो ये रहा हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल संरचना सिद्धांत विकसित हुआ है। अनुच्छेद 13 होगा, 32 होगा या 368 होगा या 226 होगा। चलिए, मूल संरचना सिद्धांत विकसित होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका उत्तर जो होगा 368 हो जाएगा। ठीक है, 368 होगा। और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था, ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 32 आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर उल्लेख किया गया है संवैधानिक उपचारों का बात। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें किया गया, उपचारों। ठीक है, जो उपचार होता है इसके लिए यहाँ पर वर्णन किया गया, इसलिए भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में भाभर क्षेत्र का प्रमुख भौगोलिक गुण क्या है। जल भराव है, दलदली भूमि है या उच्च पारगम्यता है या ज्वालामुखी मिट्टी होगा। कौन सा होगा उत्तर, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सही कौन सा होने वाला है। चलिए, बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल। चलिए चलिए एकदम सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर जिन्होंने भी सी वाला ऑप्शन दलदली भूमि बताया उन्हीं का ऑप्शन सही होगा, बाकी बी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, उच्च पारगम्यता जो है यही सही होगा, नोट कर लीजिए उच्च पारगम्यता। ठीक, यहाँ पर भी हमारा उत्तर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा को मूल संरचना का भाग माना है। गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स या एस आर बोम्मई। जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर होगा इस प्रश्न का। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा को मूल संरचना का भाग माना था। तो आप सब जान जाइए कि मिनर्वा मिल्स एक केस हुआ था भारत में। ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें जानना पड़ेगा आपको। गोलकनाथ बनाम जो भी केस हुआ था वो, और केशवानंद भारतीवाद जो था, मिनर्वा मिल्स था, एस आर मुंबई था। इसके बारे में हम आपको बहुत जल्द पढ़ाने वाले, क्योंकि हमारे संविधान के बारे में यहाँ से बहुत सारी चीज़ें को सीखा गया था। ठीक है, कुछ संशोधन भी इनके द्वारा किया गया था क्योंकि ये ऐतिहासिक फैसले थे, आपको एक बार इन्हें जानना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था। 243 के द्वारा या 280 के द्वारा, 324 के द्वारा, 356 के द्वारा। बताइए कौन सा होगा उत्तर। चलिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी फ्री में कराई जाती है। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर जिन लोगों का भी उत्तर यहाँ पर 280 आ रहा है, बिल्कुल इन्हीं का सही होगा, क्योंकि वित्त आयोग का गठन की बात अनुच्छेद 280 में ही किया गया है। और 356 में राष्ट्रपति शासन होता है। नोट करिएगा, राष्ट्रपति का शासन जो लागू होता है अनुच्छेद 356 के द्वारा लागू होता है। ठीक, बिल्कुल, ये दोनों अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार याद जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश की किस नदी का उद्गम नेपाल में माना जाता है। कौन सा होगा, गोमती, केन, राप्ती, टोंस। तो देख रहे हैं, संविधान हो गया, जीके जीएस हो गया, प्लस भूगोल भी आ गया। अभी और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इस प्रकार से हम आपको डेली क्लासेस सुबह 10 बजे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बता दीजिए उत्तर प्रदेश की किस नदी का उद्गम नेपाल में माना जाता है। तो आप लोग नोट करिए, क्योंकि यह नदी राप्ती है। राप्ती हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं गोरखपुर में
उनका निवास स्थान है, ठीक है। निवास स्थान गोरखपुर में है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह है राप्ती नदी के किनारे। एक बार नोट जरूर करिएगा, ठीक। गोरखपुर, चलिए, गोरखपुर अगर आपसे पूछा जाए तो राप्ती नदी के किनारे है, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में एक बार और कमेंट करके बताएंगे कितने लोग गोरखपुर से इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक। आपके शहर का नाम आया तो एक बार कमेंट करिए कि क्या आप भी गोरखपुर से ही क्लास को देख रहे हैं। चलिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात किया जाए। न्यायिक अति सक्रियता पर सीमाएं रेखांकित करने वाला प्रमुख वाद कौन सा है? विशाखा है, आर के जैन है, दिव्या योग मंदिर है, केशवानंद भारती है। चलिए, फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, फटाक फटाक जल्दी से। न्यायिक अति सक्रियता पर सीमाएं रेखांकित करने वाला प्रमुख वाद कौन सा है? बिल्कुल सही, प्रमुखवाद दिव्या योग मंदिर जो एक ये हुआ था, इसी से हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। सी ऑप्शन, दिव्या योग मंदिर, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल यही सही होगा। केशवानंद भारती नहीं होगा, सी वाला होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई थी? अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से। चलिए, समवर्ती सूची की बात किया जा रहा है तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर होगा। सबसे पहले अमेरिका की बात किया तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया था, नोट करिए अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया था। आयरलैंड से क्या लिया गया था? एक बार कमेंट करेंगे सब लोग, चलिए बताइए आयरलैंड से क्या लिया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, तब तक आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र में, या बुंदेलखंड या विंध्यन यानी कि सोनभद्र में? बताइए, लौह अयस्क भंडार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? चलिए, प्रश्न संख्या 8, बिल्कुल 8 का डी बिल्कुल सही। यहाँ पर लौह अयस्क का भंडार सबसे अधिक विंध्यन क्षेत्र में पाया जाता है। आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि सोनभद्र हमारे यूपी का वह जिला है जहाँ पर सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। यहाँ स्पेशली ओबरा में सबसे अधिक किया जाता है, तो ये नोट करिए, विंध्यन इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है। चलें आगे, बिल्कुल। चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों पर संसद की शक्ति सीमित की? 24वां, 25वां, 42वां या 44वां? जल्दी से बता दीजिए कि किस मौलिक अधिकार पर संसद की शक्ति सीमित हो गई थी, जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 9, बिल्कुल 44वां, 44वां बिल्कुल सही। यह 44वां संविधान उत्तर एकदम सही हो जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, देखिए, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, छोटा संविधान कहा जाता है, ये जान जाइए। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, इसे छोटा संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था अगर आपसे यह पूछा जाए तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, और इस प्रश्न का उत्तर 44वां संविधान संशोधन होगा, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है कि आपको पूछा जा सकता है आपसे कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ये भी आप जानते रहिए, ठीक। चलिए, आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या वर्तमान में पूछा जा रहा है कितना है? 61, 66, 52 या 47? चलिए, समवर्ती सूची का मतलब राज्य और केंद्र दोनों का मिला जुला रूप होता है। केंद्र इसमें सबसे बड़ा होता है, उसके बाद राज्य होता है। दोनों लोग सहमति के साथ इस पर कानून या नियम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में जिन्होंने भी 47 चुना है बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय वर्तमान में 47 विषय हैं हमारी समवर्ती सूची में, ठीक। एक बार बताइए, राज्यों में कितनी सूची है? राज्यों का कितना सूची है? चलिए बताइए, अलग से राज्यों का सूची बताइए।
अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद खनिजों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब एक बात और नोट करिए, खनिजों की राजधानी उसी जनपद को कहेंगे जहां पर सबसे अधिक क्या खनिज पाए जाते हैं। तो वह कौन सा है राज्य जिला बताइए। मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र या बांदा। चलिए, प्रश्न संख्या 11 बिल्कुल सही। यहाँ पर सोनभद्र बिल्कुल सही उत्तर होगा। सोनभद्र को ही खनिजों की राजधानी यूपी का कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूपी का खनिजों की राजधानी कौन सी है, तो वह क्या है, सोनभद्र है भाई साहब। ठीक, नोट करिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस केस में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। एक केस हुआ था, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। मेनका गांधी, पुट्टू स्वामी, नवतेज जौहर, सायरा बानो। जल्दी से बताइए, किस केस में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। तो वह केस कुछ और नहीं था, पुट्टू स्वामी का एक केस हुआ था। इसी केस में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात किया जाए तो मानव शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन और 150 दिन। चलिए, जल्दी बताइए। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोरेशन कहते हैं ना, बिल्कुल। चलिए, आरबीसी का औसत जीवन काल प्रश्न संख्या 13 का बी डी सी सब मिलाकर उत्तर दे रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल, यहाँ पर 120 दिन है। नोट करिए, आरबीसी का औसत जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। अब जो लोग भी साइंस अच्छे से पढ़े हों वो सिर्फ कमेंट करेंगे डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल कितना होता है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल कितना होता है सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। तब तक हम अगले प्रश्न की बात करें। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत होते हैं। 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, नगर पालिका अधिनियम या पंचायती राज अधिनियम। चलिए, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत होते हैं। 73वां, 74वां, नगर पालिका अधिनियम या पंचायती राज अधिनियम। तो बिल्कुल सही, 74वें संशोधन के द्वारा उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की चुनाव होने लगे थे। यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, देखिए, आप गलत उत्तर दे रहे हैं या सही उत्तर दे रहे हैं। अगर आप क्लास को देख रहे हैं, चाहे लाइव देख रहे हो चाहे बाद में देख रहे हो, क्लास समाप्त होने के बाद उत्तर जरूर करा करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, क्योंकि इससे एक बात तो ये होता है कि अगर आपका सही हो रहा है तब तो अच्छी बात है। अगर आपका गलत भी हो रहा है प्रश्न का उत्तर, जब हम आपको सही उत्तर बता देंगे तो वह आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपके सामने फिर यह कभी भी प्रश्न आएगा तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ, मैंने या इसका उत्तर गलत किया था तो सर ने सही उत्तर बताया था। ठीक, चलिए, बाकी आपकी इच्छा है, आप देखिए, बस पढ़िए, आपको सिलेक्शन लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की शक्ति देता है। 352 होगा, 356, 360, 365। चलिए, बात वित्तीय आपातकाल की जा रही। वित्तीय आपातकाल, तो सबसे पहले जान जाइए कि 352 में किसका उल्लेख है। तो आपातकाल का उल्लेख है 352 में। ठीक, आपातकाल 352 में। 356 में जो राष्ट्रपति का शासन लागू होता है राज्यों पर, ये होता है। ठीक, 356 में राष्ट्रपति शासन है। और हमारा 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर उत्तर 360 हमारा सही हो जाएगा। चलिए, बात अगले प्रश्न की करेंगे। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग होता है, बताइए। B1, B2, B3 या B12। तो आप सब जान जाइए, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए, बताइए, किस विटामिन की कमी से B3, B12। अरे भाई साहब, क्या उत्तर बता रहे हैं। 16 का उत्तर बताइए सही से, जल्दी से। बिल्कुल सही, B3। जिन्होंने भी उत्तर बताया बिल्कुल सही उत्तर है ये। ठीक है, चलिए, पूरी क्लास देखिए भाई, अभी आधी क्लास हुई है, अभी आधी क्लास बची हुई है।
ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन शैल समूह किस क्षेत्र में मिलता है? तराई, दोआब, विंध्य या शिवालिक? चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन शैल समूह किस क्षेत्र में मिलता है ये आपको बताना है। तो आपको पता हो जाना चाहिए। अब यह जो मिलेगा विंध्यन में मिलता है, क्योंकि यह सबसे प्राचीन है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर डेली सुबह 10 बजे 20 से 25 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तो यकीन करिए आपके एग्ज़ाम तक हम आपको इतना तैयारी करवा देंगे ना कि तो आप पेपर में प्रश्न देखते ही उत्तर मारेंगे फटाक से, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अपने हिसाब से बेस्ट वाले क्वेश्चन ढूँढ कर ला रहे हैं आपके लिए। चाहे वह संविधान हो गया, चाहे इतिहास हो गया, चाहे भूगोल हो गया, चाहे जीके जीएस हो गया, चाहे यूपी जीके हो गया, कुछ भी हो गया। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बनता है वह हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक? और आपसे कुछ भी नहीं माँगते, सिर्फ़ एक चीज़ माँगते हैं कि लाइक कर दीजिए अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो, बस। चलिए, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? किसी राज्य की पूछी जा रही है, ठीक है? सरोजिनी नायडू मैंने बता दिया था, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। सरोजिनी नायडू ये हमारे यूपी के ही थे, ठीक है? यूपी की तो मान लें पहली राज्यपाल थीं ये। यूपी के अलावा भी ये भारत की पहली राज्यपाल थी किसी राज्य की, ये भी जानते रहिएगा। सुचित्रा कृपलानी यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, सीएम थी, ठीक है? नोट करिएगा इनका नाम, क्योंकि यह आपके राज्य से संबंधित हो तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए, अगला प्रश्न, किस गैस को फोटोकेमिकल स्मॉग का प्रमुख कारण माना जाता है, कारक माना जाता है? बताइए। फोटोकेमिकल स्मॉग, SO2, NO2, CO2, NH3। चलिए, थोड़ा सा साइंस भी पढ़िए क्योंकि साइंस भी आपके सिलेबस में है, देख लीजिए एक बार। चलिए जल्दी बताइए उत्तर कौन सा होगा फोटोकेमिकल स्मोक का प्रमुख कारक? प्रश्न संख्या 19 बिल्कुल सही, NO2। जितने लोगों ने SO2 बताया बिल्कुल उनका नहीं होगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यानी कि NO2 सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 2003 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में? चलिए, राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए। एकदम सही, बिल्कुल। BDC, अरे सब उत्तर मत दीजिए, एक उत्तर सही होगा। चलिए, बिल्कुल 2006 में इसका गठन किया गया था। राज्य सूचना आयोग का गठन 2006 में किया गया था। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक, चलिए आगे आइए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का निपटारा किस अनुच्छेद से जुड़ा है? 260, 262, 263, 264? चलिए, वह कौन सा अनुच्छेद होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये प्रश्न थोड़ा सा टफ है, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है यह प्रश्न। चलिए, प्रश्न संख्या 21 का उत्तर 260, 260। अरे भाई साहब, ऐसा मत करिए, थोड़ा सा तुक्का भी मारी तो थोड़ा सा तो सोचिए 260 में किसका उल्लेख है? यहाँ पर 262 हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का निपटारा किस अनुच्छेद से जुड़ा था? तो 262 के द्वारा यह जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक भूकंपीय संवेदनशील माना जाता है? बुंदेलखंड, पश्चिमी मैदान, तराई भाबर या पूर्वांचल? चलिए, प्रश्न संख्या 23 का उत्तर बताइए। यानी कि सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सही, तराई भाबर क्षेत्र में सबसे अधिक भूकंप आता है। ये उत्तर आपको सही करना है, उत्तर नोट करिए, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना आपको पता होना चाहिए कि यही एक आयोग है जो अपना परीक्षा किसका कराता है? ISPCS वालों का, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना पूछा जा रहा है कब हुई थी? 1926 में, 1935 में, 1947 में या 1950 में? चलिए, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात किया जा रहा तो बिल्कुल सही 1926 में
जिनका उत्तर ए वाला है उन्हीं का सही होगा, बाकी सभी का गलत हो जाएगा। ठीक है? तो लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1926 में। अब आप नीचे देखिए 1935 दिया गया है। तो 1935 में स्थापना किसकी हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक? ये भी जानते रहिए। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि किस तत्व की कमी से पौधों में क्लोरोसिस होता है, बताइए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। बताइए कौन सा होगा। यह साइंस का प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कमेंट। चलिए, बिल्कुल ए बी। अरे, ऐसा मत करिए, डायरेक्ट एक उत्तर मारिए ना। नाइट्रोजन होता है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस रेंज हैं? बताइए। 8, 12, 18, 24। पुलिस रेंज की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं होमगार्ड का भी संबंध पुलिस से ही होता है। तो बता दीजिए उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल सही। अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज की, तो बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं, 18 है इसकी संख्या। तो नोट करिए, इसी वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। संविधान के किस भाग में राज्य के आपात प्रभाव प्रावधान है? बताइए। संविधान के किस भाग में राज्य के आपात प्रावधान है? तो आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर हमारा कौन सा उत्तर होगा। ए बी सी डी बताइए जल्दी से। चलिए, राज्य के आपात प्रावधान किस में है? तो नोट कर लीजिए, यहाँ पर उत्तर जो होगा दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं उनका गलत है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात किया जाए, ये भूगोल का प्रश्न आ गया। किस ग्रह के छल्ले सबसे स्पष्ट और विस्तृत हैं? बताइए। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बताइए किस ग्रह के छल्ले सबसे स्पष्ट और विस्तृत हैं? तो बिल्कुल सही उत्तर जो बता रहे हैं शनि, बिल्कुल शनि सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन नोट कर लीजिए। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको भी इस प्रकार से रैपिड फायर क्लास को ज्वाइन करना है तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बाकी आपको यूट्यूब खुद बताएगा कि कब आपको क्लासेस कराई जाती है, कब करनी है, कब नहीं करनी। ये सब आप यूट्यूब के द्वारा जान सकते हैं। सिर्फ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे बस। ठीक है, चलिए। बेल आइकन मतलब बगल में जो घंटी रहती है उस पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना है, और कुछ नहीं। ना तो 1 रुपये देना है, ना तो कुछ। आप यूपी होमगार्ड की भी तैयारी फ्री में कर सकते हैं, यूपीपी की तैयारी फ्री में कर सकते हैं, और साथ में यूपी टेट की भी तैयारी फ्री में कर सकते हैं। ठीक, चलिए बात प्रश्न की जाए। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1991, 1995, 1998, 2001। चलिए बताइए। 1991, 1995, 1998, 2001। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना बिल्कुल सी बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर जो सही होगा 1998, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास का आखिरी प्रश्न वो भी आपके होमगार्ड से ही संबंधित है। बताइए। उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बात यूपी होमगार्ड के अधिनियम की जा रही। बताइए जल्दी से। 1956 में, 1963 में, 1971 में, 1975 में। चलिए जल्दी से बताइए कि यूपी होमगार्ड अधिनियम कब लागू हुआ। बिल्कुल सही, 1956 वालों का उत्तर क्या होगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1963 जिनका उत्तर बी वाला ऑप्शन हो रहा है उन्हीं का सही होगा, क्योंकि यूपी होमगार्ड अधिनियम की बात कर रहा लागू होने की, तो लागू यह 1963 में हुआ था। ठीक, तो ये रहा आज की क्लास। देखिए हम आपको डेली सुबह 10 बजे 30 प्रश्न प्रोवाइड करें, वो भी एकदम इम्पोर्टेंट। कई प्रश्न ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और कई प्रश्न ऐसे हैं कि यूपी होमगार्ड के जो पिछले सालों में पेपर हुए हैं वहाँ से भी लिए गए हैं। ठीक है,
तो चलिए क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। ज़रूर बताइएगा यह क्लास आपको कैसी लगी। और हाँ, हम आपको अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़ भी प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। ठीक, अभी मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें हम सभी सब्जेक्टों को शामिल कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके लिए इतिहास अलग कराएँगे, विज्ञान अलग कराएँगे और संविधान अलग कराएँगे, भूगोल अलग कराएँगे, जीके, जीएस अलग से चलेगा। तो हर प्रकार से तैयारी आपकी निःशुल्क में कराई जाएगी। ठीक? तो जुड़िए आज ही हमारे साथ और तैयारी करिए फ्री में। ठीक? चलिए धन्यवाद।